नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 20 अगस्त 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे पास में आज जो इश्यूज़ हैं उसमें फर्स्ट तो है लोअर जुडिशरी की फंक्शनिंग से रिलेटेड। दूसरा इशू है कि इंडिपेंडेंस डे के दिन जो पंच प्रण जो बताए गए थे 5 व्रत, ठीक है, उनके बारे में हम देखेंगे। और तीसरा हम देखने वाले हैं कि CUET एग्ज़ाम जो है वो PG कोर्सेज़ के लिए भी एप्लीकेबल बनाई जा रही है। तो यहाँ पर राइटर जो हैं वो इस चीज़ में मना कर रहे हैं कि एक एनालिटिकल अप्रोच की बजाय आप MCQs के बेसिस पे ही आप PG कोर्सेज़ में एंट्री दे दोगे, तो बोले ये बहुत ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ हो जाएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन के पार्ट में ये डिस्कशन करेंगे। तो 3 मुद्दे हैं, तीनों को देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है मिजोगिनी इन कोर्ट। बेसिकली अभी केरला में एक सेशन कोर्ट की बात है ये, जहाँ पर सेशन जज एस कृष्ण कुमार अपनी तरफ से एक बेल के लिए जो पिटिशन लगी हुई थी उसको सुन रहे थे। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो जजमेंट दिया है वो बहुत एडिटर के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव कमेंट के बेसिस पे दिया है। डिसरेस्पेक्टफुल टू वुमेन, वो वुमेन जिसके साथ में सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, जिसने केस दर्ज कराया था, और उसी वुमेन को फिर बाद में काउंटर किया जाता है, उसी वुमेन को क्रिटिसाइज़ किया जाता है जज के द्वारा। मुद्दा क्या है कि अब यहाँ पर देखो मलयालम राइटर हैं, ठीक है, सिविक चंद्रन, इनको एंटिसिपेटरी बेल चाहिए थी। एंटिसिपेटरी बेल का मतलब अंतरिम जो जमानत होती है, जेल होने से पहले ही बेल करवा लेना, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये सोशल एक्टिविस्ट हैं मलयालम राइटर सिविक चंद्रन। पर यहाँ पर मुद्दा क्या है कि इनके खिलाफ में केस आया कि इन्होंने जिस वुमेन ने केस किया है उसके साथ में सेक्सुअल अब्यूज़ किया, सेक्सुअल हरासमेंट किया उस लेडी का। तो ऐसे में आप देखो कि एक स्टेट जहाँ पर वुमेन की एक जो स्टेटस है सोसाइटी में उसको अपग्रेड करने के लिए जो स्टेट जाना जाता है, चाहे होम हो चाहे वर्क प्लेस हो, दोनों जगह पे केरला कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज स्टेट है। बोलो उस स्टेट की एक तरफ तो रेपुटेशन और दूसरी तरफ एस कृष्ण कुमार जैसे जजेज हैं उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। क्योंकि इस वर्डिक्ट में क्या ओपिनियन आया है जज का वो अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो जिस वुमेन ने ये केस किया है वो वुमेन SC से बिलोंग करती है, शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करती है। तो जज कुमार का क्या कहना है कि हमारे पास में ऑलरेडी SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट ऑफ 1989 अवेलेबल है। तो इस केस के रहते हुए किसी भी शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल के साथ में कोई भी गलत बिहेवियर करे तो वो 10 बार पहले सोचेगा, ठीक है। तो बोले एक तो बहुत कम लगता है कि एक मतलब यहाँ पर जो अक्यूज्ड है, जिस पे आरोप लगा हुआ है, आरोपी, उसने लेडी को टच भी किया होगा क्योंकि ये एक्ट हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो दूर की बात है कि सेक्सुअल अब्यूज या सेक्सुअल हरासमेंट किया हो। एक तो ये पॉइंट बोला गया वहाँ पर। और दूसरी तरफ क्या बात आती है कि जब अक्यूज ने अपनी बेल की डिमांड की, ये तो देखो 2 अगस्त की सुनवाई की बात है, SC/ST प्रिवेंशन एक्ट वाला तो है ना, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, ये तो 2 अगस्त की बेल की बात थी, 2 अगस्त के टाइम पे। अब 12 अगस्त की बेल में जब वापस से सुनवाई होती है तो अक्यूज की एडवोकेट के द्वारा कुछ फोटोग्राफ्स हैं वो सबमिट किए जाते हैं जज को। तो जज जो है उन फोटोग्राफ्स को देख करके और फिर बोले कि ये जो लेडी है, वुमेन है, उस वुमेन ने अपनी तरफ से अपने जो खुद के कपड़े हैं, ड्रेसिंग सेंस है, वो सेक्सुअली प्रोवोकेटिव है। दैट मीन्स अगले को उकसाने का काम कर सकते हैं, ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। तो बोला ऐसी परिस्थितियों में इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 354 जो कि एक तरीके से सेक्सुअल अब्यूज़ को रोकने के काम करता है, सेक्सुअल हारसमेंट से रिलेटेड क्राइम्स को डील करने का सेक्शन है, बोलो वो भी अप्लाई नहीं होता। तो इस तरीके से SC/ST प्रिवेंशन एक्ट 1989 का नाम लेकर के तो पहली बेल दे दी, फिर उसके बाद में सेक्शन 354 की बात आ जाए तो उसमें बोल दिया कि ये तो प्रोवोकेटिव एक तरीके से कपड़े पहने हुए थे, इसलिए उकसाने के काम थे। तो यहाँ पर बोले एक कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के
ये दो ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनके चलते एक लेडी के साथ में कोई मिसबिहेवियर हुआ हो तो उस बात को आप इग्नोर कैसे कर सकते हो, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कई डायरेक्टिव्स आए हुए हैं, कई जजमेंट्स आए हुए हैं, बहुत सारी कमिटीज़ के रिकमेंडेशंस हैं कि वुमेन के साथ में जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में। तो ऐसे में SC/ST प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट ऑफ 1989 और इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 354, ये दोनों सेक्सुअल हैरेसमेंट क्राइम को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली ये तो SC/ST कम्युनिटी के लिए हो गया और ये वुमेन के लिए हो गया। तो ऐसे में ये जो दोनों प्रोविज़न हैं, ये एक्ट और ये IPC का सेक्शन 354, दोनों को इंट्रोड्यूस किया गया था बहुत सारा डिबेट करके, ठीक है। पर जिस तरीके का अभी कमेंट आया है जस्टिस कुमार का, तो इस पर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अभी भी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको ये लॉज अभी भी टच नहीं करते हैं, राइट। इसका मतलब लूप होल्स बचे हुए हैं इन कानूनों में, तो इनको चेंज होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, लॉ बहुत सेंसिटिव होने चाहिए, नो डाउट। देखो, जब कभी भी कोई मुद्दा आए, नया मुद्दा आए, तो उसको टैकल करने की क्षमता कानून में होनी चाहिए, नहीं तो कानून की रेलेवेंस नहीं रहती है, लॉ की रेलेवेंस नहीं रहेगी, और रेलेवेंस नहीं रहेगी तो फिर बाद में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रहेगी, लेजिटिमेसी नहीं रहती है लॉ की। और जस्टिस की बात करें तो जस्टिस भी देखो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। एक वुमेन की डिग्निटी का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। सोसाइटी में क्या आप मैसेज डालना चाह रहे हो वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि ये डिबेट तो देखो आपने बहुत बार सुना होगा कि लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए और कैसे नहीं पहनने चाहिए, राइट। तो वो जो चीज़ें आ जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। अल्टीमेटली हमें हमारे सोसाइटी में जो एक माइंडसेट है उसको भी चेंज करना ज़रूरी है टुवर्ड्स वुमेन, ओके। तो ऐसे में हम केरला मॉडल की बात करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत आगे हैं, चाहे सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली, कैसे ही देखो 19th सेंचुरी में कई ऐसे मूवमेंट्स हुए थे जिनके चलते केरला एक रोल मॉडल के तौर पे इमर्ज होकर के आया। और आज के टाइम पर भी कुदुम्बश्री करके ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जहाँ पर औरतें सेल्फ हेल्प ग्रुप के तौर पे खुद भी काम करती हैं और साथ ही औरतों को भी सपोर्ट करती हैं। तो बोला इस केस में आप ये देखो कि एक तरफ तो हम केरला मॉडल की बात करते हैं, दूसरी तरफ केरला में ही वहाँ की जुडिशरी के द्वारा इस तरीके के स्टेटमेंट रिलीज होते हैं। तो ओवरऑल अभी भी हमारी सोसाइटी में माइंडसेट ठीक नहीं है, उसको ठीक होना होगा। उसके लिए लॉ मेकिंग प्रोसेस, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, जुडिशरी की इफ़ेक्टिव एक्टिविटीज़, तब जाकर के कोई काम होगा। और साथ में सोशल माइंडसेट का भी चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वुमेन की डिग्निटी से रिलेटेड, जुडिशरी की फंक्शनिंग से रिलेटेड एक आर्टिकल हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द ऑडेसिटी ऑफ पंच प्रण। प्रण का मतलब हो गया व्रत। अखिलेश मिश्रा जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। राइटर का ये कहना है कि 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस की हम बात करें तो उस टाइम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 5 मूल मंत्र दिए हैं या 5 व्रत निर्धारित किए हैं, जिसके बेसिस पे हम इंडिया को 2047 मतलब आज से 25 साल बाद में इंडिया को एक अच्छे खासे स्टेटस पे ले जाना चाहते हैं, जिसमें स्टेटस हमारा क्या है, विकसित भारत। ठीक है। तो जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू जी ने 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात को, ठीक है, मिडनाइट 12 बजे के बाद में जब अपना स्पीच दिया था, तो स्पीच को क्या बोला गया था, ट्रायस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, कि भाई हम हमारे भाग्य को कैसे लिखेंगे, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है पर फिर भी हमें लिखना है। ठीक है। तो बोला उस स्पीच से भी सिग्निफिकेंट है ज़्यादा ये स्पीच। वैसे तो खैर कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, हम ज़्यादा करेंगे भी नहीं। हमारा पॉइंट है यहाँ पर 5 प्रण क्या है और उनके क्या मायने हैं। ठीक है। तो आने वाले 25 सालों के लिए 5 प्रण। फर्स्ट प्रण क्या है, अबाउट इनकलकेटिंग अ कल्चर थिंकिंग बिग एंड एट स्केल। कुल मिलाकर के ऐसी सोचने की क्षमता ये तैयार करनी सब लोगों में जिससे कि कुछ बड़ा सोचा जाए। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल ले राइटर के अकॉर्डिंग कि 2016 में यूपीआई लॉन्च हुआ, फिर उसके प्लेटफॉर्म के बेस पे भीम एप्लीकेशन लॉन्च कर दी थी। आज आप देखो कि इस यूपीआई के लॉन्च होने के बाद में कितने डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। बोला ऐसा ही कुछ होना चाहिए, जब कभी भी आप कोई नया काम करो तो कम से कम ये आपका मेन गोल हो,
जो भी आप टारगेट लेकर के चल रहे हो उनमें एक टारगेट ये भी होना चाहिए कि इंडिया 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा अगर हम वो काम करते हैं तो एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा प्रण क्या है? सोसाइटल चेंज, डीकोलोनाइज आवर माइंडसेट। भाई गुलामी के चंगुल से हमें हमारे दिमागों को निकालना होगा। जो भी हम एक्टिविटी करें वो होनी चाहिए इंडिया और इंडियंस के बारे में सोच करके। जैसे हम छोटी सी बात की बात करें, छोटी सी नहीं वैसे तो बहुत बड़ी बात है, इमरान खान ने तो वीडियो ही चला के दिखा दिया पाकिस्तान में। वो क्या कि भाई आप कोई भी एक्शन लो तो उसमें ये मत देखो कि वेस्टर्न कंट्रीज हमें क्या अप्रूवल दे रहे हैं, क्या कहाँ क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम उनसे क्यों पूछेंगे भाई? हमें हमारे कॉलोनियल माइंडसेट से फ्री होना पड़ेगा। हमें हमारा फ़ायदा देखना होगा, हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है उस पर ध्यान दिया जाए। जैसे रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया, नो डाउट वो गलत बात थी। इंडिया ने इस चीज़ को हमेशा बोला है कि किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, कम, और वो भी फोर्सफुली। ठीक है, तो इस केस में रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे और वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगा दिए यूक्रेन पे। अब यूक्रेन पे अगर सैंक्शंस रशिया पे, अब रशिया पे सैंक्शंस लगाए तो इंडिया पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि भाई आप भी रशिया से अपने रिलेशनशिप डाउन कर लो। पर इंडिया ने साफ साफ कह दिया भाई एक चीज़ बताओ, हमारे यहाँ पर इतने गरीब लोग हैं, इतनी महंगाई पहले से है, अगर हम यहाँ से क्रूड ऑयल परचेज करते हैं तो हमारे यहाँ पर इतने लोगों की संख्या बच सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किस बेसिस पे किया? नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। तो कुल मिलाकर के जब हम हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के वेस्टर्न कंट्रीज़ के प्रेशर में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी एक्टिविटी करने से पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में नहीं सोचना है, हमें सोचना है तो हमारे खुद के बारे में। भाई सीधी सी बात है कि हमें कुछ करना है, फ़ायदा किसका हो? इंडिया का। फ़ायदा किसके लिए हो? इंडियंस के लिए। तो कुल मिलाकर के आप ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है कि वेस्ट क्या कहेगा, मत दिमाग लगाओ उस पर ज़्यादा। तीसरा, हाँ, वर्ल्ड कम्युनिटी के बारे में, वेलफेयर के बारे में सोच के चलो, ये ज़रूरी है, इसमें कोई किंतु नहीं है। पर वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या सोचेंगे फिर इंडिया के लिए, वो मैटर नहीं करता है। हाँ, एक जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं वो एक अलग इशू है, पर वहाँ पर भी आप डिप्लोमेटिकली एंगेज करो ना आराम से। ओके। थर्ड पॉइंट, सिविलाइजेशनल हेरिटेज इज़ ए नो ब्रेनर। कुल मिलाकर के आज अगर हम देखें तो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन साइट्स कहाँ पर हैं? इंडिया में है और पाकिस्तान में है। पाकिस्तान तो देखो प्राइड ही फील नहीं करता है, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी ओल्ड एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ाना चाहता वहाँ के लोगों को। अब अगर वहाँ की एजुकेशन में अगर ओल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाएगी तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है भाई। सीधी सी बात है, आपको अपना अगर अतीत ही नहीं पता है तो फिर फ्यूचर में क्या करोगे? राइट। आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं वो पास्ट के लिए अपने आप में फ्यूचर ही तो था। तो ऐसे में पास्ट को जानना जरूरी है कि कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें हमारे बारे में जो ओल्ड टेक्स्ट है, लिटरेचर है, साइंस है, उनके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता भी होना चाहिए, एक्सप्लोर भी करना चाहिए। हमें उसके बीच में प्राउड मोमेंट हमारे दिमाग में होंगे ना कि हाँ हम किसी से कम नहीं हैं, तो कॉन्फिडेंस आएगा और हम और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। चौथा प्रण था यूनिटी एंड टुगेदरनेस। आज अगर देश को कभी भी कोई ताकत की ज़रूरत हो तो वो ताकत बाहर से नहीं मिल सकती है, वो ताकत इंडिया के विद इन मिलेगी। हम जब हमारी खुद की सिस्टम में कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, हम जब हमारी आर्मी, हमारी जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा जो पूरा ओवरऑल सेटअप है, चाहे फिर वो आईटी सेक्टर की बात कर लो, चाहे एनजीओज़ की बात कर लो, कोई भी सेगमेंट है, तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस आना चाहिए अंदर से। तो वो कब आएगा? जब हम हमारी यूनिटी और टुगेदरनेस को मेंटेन रखेंगे, तब जाकर के हम हमारे नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करेंगे और इंडिया एक विकसित भारत के तौर पे इमर्ज होकर आ सकेगा। पांचवा प्रण कि सिटीजन्स की ड्यूटी है कि वो एक प्रॉपर मैनर में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे, जिससे कि क्या वो एक ऑर्डिनरी नेशन के तौर पे आगे बढ़ना चाहता है या वाकई में अपने खुद में से वो सिटीजन्स कुछ लीडर्स को बनाना चाहते हैं। क्योंकि आज के जो लीडर्स हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी जवानी के टाइम पे बहुत मेहनतें की थी, बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया, तब जाकर के आज वो नेशनल लेवल पे आगे आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक ऑर्डिनरी नेशन की बात करें तो वहाँ से हमें लीडरशिप में ले जाना है। तो लीडर यहाँ के लोगों को भी बनना होगा और लीडर इंडिया को भी बनाना होगा।
तो इसके लिए लोगों का प्रोएक्टिव रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ये 5 प्रण है कि किस तरीके से हम हमारे देश को आने वाले 25 सालों में बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। तो ये 5 प्रण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है CUET इज नॉट KBC। कौन बनेगा करोड़पति में, जिस तरीके से MCQs पूछे जाते हैं और उन चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं और 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होता है और वो अगर जिसने सही कर दिया वो पैसे जीत जाएगा। तो बोले CUET को ऐसा मत बनाओ प्लीज़, क्योंकि आप CUET के लिए आपने पहले ही जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती हैं, जैसे UG कोर्सेज़ की हम बात करें, वो तो आपने अप्लाई कर दिया। अब PG कोर्सेज़ के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए, मास्टरशिप के लिए भी आप ये चीज़ अप्लाई कर रहे हो, जो कि ठीक बात नहीं है। आर्टिकल को लिखा है अभिजीत पाठक जी ने। इनका ये कहना है कि MCQ बेस्ड अगर आप PG कोर्सेज़ में एंट्री दिलाओगे तो बहुत ज़्यादा डिजास्टरस साबित हो जाएगा। इवन ये चीज़ एक्सपर्ट्स के द्वारा अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी की जा चुकी है, क्योंकि एक तो आप MCQ पैटर्न पे क्वेश्चन करवाओगे, तो आप एक चीज़ बताओ कि एक बंदा कहाँ से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेगा। फिर वो तो केवल फैक्चुअल चीज़ों को रटेगा, सीधा हिंट कर देगा, आंसर यस और नो, काम खत्म। उसमें कोई उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, कोई सिचुएशनल आर्ग्यूमेंट नहीं है, बस सीधा आउटकम यस और नो, दैट्स इट। इफ़ यस ओके, इफ़ नो आउट, सिंपल सी बात है। तो कुल मिलाकर के एक तो MCQ पैटर्न पे क्वेश्चन है, दूसरा यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज कर रहे हो। भाई हर एक यूनिवर्सिटी में अपने अपने पैटर्न होते हैं पढ़ाई करने के। अगर वहाँ पर आप PG कोर्सेज में भी सेम पैटर्न पे एंट्रेंस दिलाओगे तो राइटर जो बोल रहे हैं बोलो बहुत ज़्यादा डिजास्टरस हो जाएगा ये। जहाँ पर एक क्वालिटेटिव टेस्टिंग होनी चाहिए PG कोर्सेज के लिए, जहाँ पर एक कॉग्निटिव समझदारी कितनी है, कितना एनालिटिकल एबिलिटी है एक इंडिविजुअल में, वो एनालिसिस होना चाहिए PG कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए। कहाँ पर आप MCQ में ले जा रहे हो? तो ये चीज़ करेक्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइटर जो है वो बोल रहे हैं कि शायद ही कोई प्रोफेसर या कोई कहते हैं ना कि बड़ा कोई लीडर इस चीज़ को समझे, पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो राइटर जो है यहाँ पर 3 पॉइंट्स बोल रहे हैं कि कैसे हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि CUET एग्ज़ाम जो है वो डिजास्टर्स साबित हो सकती है। एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट जिसमें MCQs देकर के आप टेस्ट लोगे, वो एक मुश्किल पैदा कर सकता है PG कोर्सेज के लिए, एक एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करने के लिए। देखो आज अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटीज़ में एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं। देखो ये चीज़ हमें समझनी होगी कि 10वीं क्लास तक सबको एजुकेशन लेनी चाहिए, नो डाउट। 10वीं क्लास तक सारे सब्जेक्ट इसीलिए पढ़ाए जाते हैं। फिर 11th-12th में आप स्पेशलाइजेशन की तरफ चले जाते हो थोड़ा बहुत, जिसमें आप 3 सब्जेक्ट ऑप्ट करते हो और बाकी और जो आपको लेना है वो ले लेते हो, आपकी जो लैंग्वेजेस हैं वो। कुल मिलाकर के बात आ गई कि 10th के बाद में आप पर्टिकुलर होना शुरू कर देते हो। तो अगर आपको पैसा कमाना है तो 10th क्लास से ही आप साइड ले लो, वोकेशनल कोर्सेज कर लो, डिप्लोमास कर लो और अपना काम करना शुरू कर दो। अब तो खैर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी तो उसमें तो 6th क्लास से ही एक जो ये होता है ना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, वो पहले से सेटल होना शुरू हो जाएगा। पर अभी तक का एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है उसकी अगर हम बात करें तो वो कुछ ऐसा है। फिर 12th के बाद में फिर UG में एंटर होता है बंदा, तो फिर उस टाइम पर भी मोर और लेस वो सब्जेक्ट रिपीट होते हैं, बट थोड़े थॉरोली अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है। फिर आप जाते हो PG कोर्सेज में और वहाँ पर आपको कोई एक सब्जेक्ट पिक करना होता है। इसका मतलब और ज़्यादा स्पेशलाइजेशन आपकी एक्यूरेसी में आ जाती है। और फिर जब आप PhD में चले जाते हो तब आप लेते हो एक पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे आप पूरा ज़िंदगी लगभग बिताते हो, क्योंकि उसी टॉपिक पे आपको रिसर्च करनी है, PhD एनरोल करनी है, बहुत हद तक आपको उसी टॉपिक पे काम करना होता है। कुल मिलाकर के आप देखो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे कैसी कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रही है। वो कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रही है एक थॉरोनेस की, एक डीप अंडरस्टैंडिंग की, एक एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग की। तो बोले ये जो एंटायर कल्चर है ना यूनिवर्सिटी में लर्निंग की, बोले ये ख़त्म हो जाएगी अगर हम इस तरीके से PG कोर्सेज में CUET में MCQ क्वेश्चंस दे करके और उनको सॉल्व करवाएंगे। लोग फिर बच्चे जो हैं वो केवल गाइड बुक और कोचिंग के चक्कर लगाते हुए दिखेंगे और सिलेबस को कवर करेंगे। उस सिलेबस के अलावा एडिशनल कोई भी बुक पढ़नी होगी उसकी तरफ झांकेंगे भी नहीं। तो कहाँ से वो क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप कर पाएंगे? स्टूडेंट्स जो हैं वो केवल टेस्ट में फंस जाएंगे। जो डाइवर्सिटी है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की वो बिल्कुल ख़त्म होती हुई दिखाई देगी। हायर एजुकेशन का मतलब हो गया कि प्रॉपर मैनर में एक
एक पर्सनालिटी का डेवलप होना होता है। और वही चीज़ है कि आपने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हाथों में सारी पावर दे रखी है और वो जो है टेस्ट कंडक्ट कराएगी और वहाँ से कोचिंग सेंटर्स वहाँ खुलेंगे, सक्सेस के मैनुअल्स रिलीज होंगे, मास्टर स्ट्रेटेजी बनेगी, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता दिया जाएगा, करेक्ट आंसर को टिक करना है, किस तरीके से OMR सीट को भरना है, बोले इन्हीं में दिमाग लगा करके रह जाएंगे। जहाँ पर कि एक पूरा एक कहते हैं ना कि एक ह्यूमन कैपिटल के तौर पे आप देखो तो वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स पहले बनना ज़रूरी है कुल मिला करके। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि बोले ये सारा सिस्टम बिगाड़ देगा। दूसरा पॉइंट राइटर बोल रहे हैं कि ज़्यादा भी नहीं तो ये MCQs वाली जो प्रॉब्लम है ये बड़ी बीमारी के तौर पे कन्वर्ट हो, कम से कम उन एस्पेक्ट्स को तो या फिर उन स्ट्रीम्स को तो आप छोड़ दो इस CUET के MCQ एग्ज़ाम से जिन स्ट्रीम्स में डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि लिबरल आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, बोले इसको तो छोड़ दो आप कम से कम। कारण क्या है कि आप एक बुक को आपने अभी पढ़ा, उसी कंटेक्स्ट को आपने दूसरे राइटर की बुक से पढ़ लिया और उन दोनों को इंटरप्रीट करते हुए किसी तीसरे राइटर की बुक को पढ़ लिया, आपको 3 तरीके के आइडियाज़ मिल जाएंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी ने किसी चीज़ को लेकर के क्या बात कही और उसी बात को लेकर के डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या बात कही। अगर आप ये कर दोगे कि जी MCQs में तो मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखी हुई बुक है वही रेफ़र की जाएगी, तो कहाँ फिर बच्चों को क्रिटिकल एनालिसिस करने की आदत पड़ेगी। वो तो केवल एक चीज़ सोचेंगे फैक्ट क्या है और वही चीज़ फिर सच हो जाएगी उनके लिए। तो ऐसे में जो एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए वो कहाँ हो पाएगा, है कि नहीं। इसी तरीके से कार्ल मार्क्स को पढ़ लो चाहे आप, या एरिक फ्रॉम को पढ़ लो, या फिर दूसरे और कोई स्कॉलर को पढ़ लो। भाई क्या इन्होंने सबने एक जैसा आइडिया दिया था जो कि फैक्चुअल आप कंसिडर कर सकते हो? नहीं, सबका अपना अपना नज़रिया था आइडियाज़ देने का। तो जब एक स्टूडेंट, जब एक स्कॉलर अलग अलग आइडियाज़ के अलग अलग बुक्स को नहीं पढ़ पाएगा तो कहाँ से पता पड़ेगा कि जी इसका फ़ायदा ये है, इसका नुकसान ये है। जैसे मैं आपको बताता हूँ हमेशा कि भाई हमें प्लस और माइनस दोनों आइडियाज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कोई भी काम अगर कर रही है सरकार तो इसका मतलब उसमें 100% पॉजिटिविटी नहीं है और 100% नेगेटिविटी भी आपको नहीं रखनी है दिमाग में, है कि नहीं। आपके पास में दोनों तरीके के आइडियाज़ होने ज़रूरी हैं। वो दोनों तरीके कब बनते हैं? जब आप चीज़ों को एक एनालिटिकल अप्रोच में पढ़ते हो। देखो ये UPSC के साथ में अपना बहुत बड़ा भारी है, पर एक चीज़ देखी जाए ना तो UPSC में जो प्रीलिम्स का टेस्ट है वो बेसिकली एलिमिनेटर का काम कर रहा है आजकल। नो डाउट बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन होता है, पर वहाँ पर क्वेश्चंस को देखा जाए ना तो दिमाग को झकझोर करके रख देने वाले क्वेश्चंस आते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। फैक्चुअल चीज़ें कहाँ आती है UPSC में? बहुत रेयर होता है फैक्चुअल चीज़ों में कि ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है, रिसेंटली ये टर्म न्यूज़ में थी, ये क्या है। शायद 5-7 क्वेश्चंस को छोड़ दो, बाकी क्वेश्चंस तो खुद में अपने आप में अनसीन पैराग्राफ सीन पैराग्राफ्स में से एक चीज़ होती है कि जो ऑलरेडी हमने कॉन्टेक्स्ट देख लिया और उसी में बस स्टेटमेंट दे दिया। अब सोचो उनके बारे में बैठ करके कि क्या ऐसा था, इसके बारे में ऐसा था। अब स्टेटमेंट में भी 3-4 ऐसी बातें आ जाती है जो दिमाग को घुमा करके छोड़ देती है। तो कुल मिलाकर के राइटर बोल रहे हैं, बोले MCQs में हिट द करेक्ट आंसर वाला मॉडल जो है वो नुकसान कर देगा। कम से कम सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ को तो छोड़ दो, वहाँ पर तो प्लूरैलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है। अगर एक इंडिविजुअल अलग अलग एंगल से नहीं सोच पाएगा तो फिर कहाँ से वो एनालाइज करेगा सोसाइटी को। भाई इसी सोसाइटी में, यहाँ मैं 9 लिख रहा हूँ, इसी सोसाइटी में एक तरफ इधर लोग खड़े हैं, एक तरफ इधर लोग खड़े हैं। अब इधर वाले तो बोलेंगे कि साहब 9 है, इधर वाले बोलेंगे कि साहब 6 हैं। 6 भी तो ऐसे ही लिखा जाता है भाई। अब उधर से देखोगे तो 6 दिखेगा। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हो कि इस तरीके से ये सोच कैसे डेवलप होगी जब आप केवल उनको हिट द करेक्ट आंसर में ही लगा दोगे दिमाग। तो ठीक है, तो कुल मिलाकर के एनालिटिकल अप्रोच डेवलप होनी ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट राइटर बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी और होमोजेनिटी ये यूनिवर्सिटीज़ की जो मेन आत्मा है ना उसको ख़त्म कर देगी। कैसे? हर एक यूनिवर्सिटी का अपना खुद का एक टेस्ट होता है काम करने का। हर एक यूनिवर्सिटी में कोई कोई स्ट्रीम बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जाती है और कुछ स्ट्रीम्स जो हैं वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में फ्लॉरिश होती हैं। तो एक स्टूडेंट और एक रिसर्चर के बीच में जो एक बॉन्डिंग होती है वो हर यूनिवर्सिटी में हर स्ट्रीम में सेम नहीं होती है। तो आप यूनिफॉर्मिटी मत लाओ PG कोर्सेज में एटलीस्ट, ठीक है।
आज जिस तरीके की ब्यूरोक्रेटाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन की हम बात करते हैं और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सारी अथॉरिटी हमने दे दी कि आप भाई एग्ज़ाम करवाओ, तो बोले ये क्रिएटिविटी है ना जो यूनिवर्सिटीज़ में चलती है, बोले उसको ख़त्म कर देगी इस तरीके से। तो क्यों? क्योंकि आपने क्वालिटेटिव लर्निंग के लिए एडमिशन देना है, वो क्वालिटी नहीं, फिर बस क्वांटिटी पे दिमाग लगाया जाएगा कि मार्क्स किसके ज़्यादा आ रहे हैं, जो कि फिर बाद में ऑटोमेटिकली क्रिटिकल लर्निंग की किलिंग ही मानी जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो राइटर के 3 आर्ग्यूमेंट्स थे कि भाई CUET को आप PG कोर्सेज पे तो अप्लाई मत करो। वैसे तो राइटर हमेशा बोलते हैं, इनका आर्टिकल जब भी आता है कि इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बंद करो, क्योंकि ये कंपटीशन में लगा देते हैं सबको। कोई भी लर्निंग के लिए नहीं पढ़ता, फिर बाद में केवल मार्क्स के लिए पढ़ता है। पर हमारे क्या है, अभी अगर हम आर्ग्यूमेंट देखें थोड़ा सा, देखो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को मैनेज करने में इस तरीके के काम करने होता है। अब देखो इसका एक तरीका तो ये है कि जो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं उन लोगों को जल्दी से जल्दी उनके माता पिताओं को और सबको अलर्ट रहना चाहिए कि भाई डिप्लोमा करो, जॉब पे लगो, काम करो, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दो छोटा छोटा। आज एक सिंपल सी बात है कि कोई बंदा 12th पास 10th पास है और उसने अपना साइड में पैसा कमाने का दिमाग था, भाई मुझे तो पैसा कमाना है, मुझे नहीं पढ़ाई करनी, होता है ऐसे। तो उन लोगों को सीधा आप वोकेशनल कोर्स दे दो या उनको जॉब के लिए पहले से अप्लाई कर दो कि हाँ भाई, या फिर उनको कोई खुद का काम करने की जील हो तो करवाओ उनको थोड़ा थोड़ा करके, और उनको बता दो कि भाई तुम्हें एडिशनल पढ़ाई करनी है तो वो भी करो। तो ऐसे में 10th का बच्चा 15-16 साल का है, उसने अपना खुद का काम छोटा मोटा शुरू किया, 10 साल 25 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते अपना बिजनेस एकदम टॉप क्लास का सेटल कर लेगा। या फिर उसके पास में जब 10 साल का काम करने का तजुर्बा होगा तब तक वो और बढ़िया सेटल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ हो गई जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं। फिर उसके बाद में आप देख सकते हो कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं, लो जी स्ट्रीम लो अपनी अच्छे से। अब स्ट्रीम में भी आपको किस लेवल का काम करना है, टॉप लेवल तक जाना है, रिसर्च लेवल तक जाना है, आराम से PhD तक एक्सप्लोर करो, नहीं जाना है तो PG करो, और उससे भी कम जाना है तो UG करके अपनी जॉब ढूंढो, काम करो, जो भी काम स्टार्ट करना आपको। तो कुल मिलाकर के इस भीड़ को हमें मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम स्लॉट आपके पास में कम है और ये जो आने वाले 25 साल है ना, इसीलिए क्रूशियल रहेंगे, इसीलिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है ये कि इन 25 सालों को हम अगर जल्दबाजी में बिगाड़ देंगे ना तो मामला फिर बिगड़ेगा ही। ठीक है, तो इस आगे देखते हैं फिर कुछ और बचा है तो। नेक्स्ट है देखो, ड्रीमर अबाउट इंडिया। देखो राजीव गांधी जी के बारे में ये आर्टिकल है। बेसिकली हमें जो पॉइंट्स देखने हैं वो एक तो ये कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था लोकल गवर्नमेंट्स को, देखो उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, कि कब इसकी शुरुआत हुई थी, किस टाइम पर, किस कमेटी के बेसिस, गवर्नमेंट हमारे लिए मैटर नहीं है, हमारे लिए कमिटीज़ मैटर करती हैं। ठीक है, किस कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये इम्प्लीमेंट हुई थी, क्या इसका प्रोसेस था। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज़ को रिवाइज कर लेना। दूसरा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, जो कि आपको पता है क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो वो भी राजीव गांधी जी के टाइम पे लाई गई थी। इसके अलावा वोटिंग एज की बात कर लो, 21 से घटा करके 18 साल, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की वो। तो कुल मिलाकर के ये एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10th है, वो भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, बाकी और इतना कुछ काम का है नहीं, मोटी मोटी जो चीज़ थी वो हमने हाईलाइट कर ली। ओके, इसके अलावा एक और यहाँ पे प्रोग्राम का नाम था विज्ञान गाँव की ओर। बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन यहाँ राजीव गांधी जी के टाइम से शुरू हो चुका होता है। ठीक है, पीक पे तो देखो LPG पॉलिसी आने के बाद में बढ़ता है धीरे धीरे। ठीक है, और एक जो कहते हैं ना कि आइडिया, वो कहीं ना कहीं राजीव गांधी के टाइम पे आ चुका था, राजीव गांधी जी के टाइम पे। ठीक है, तो आपको जो काम करना है वो आप जरूर करोगे। इसके आगे यहाँ पर देखो, एट 75 बैटल वॉन एंड लूजिंग, 75 साल के हो गए हम, क्या हुआ क्या नहीं, आशुतोष वाजपेयी जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स एंड डिफेक्ट्स को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखनी है कि डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो 2 सेपरेट डायमेंशंस होती हैं, एक तो इलेक्टोरल डायमेंशन, एक नॉन इलेक्टोरल। इसका मतलब हर 5 साल में पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद में आप इलेक्शन कंडक्ट कराते हो, जिससे कि जो रूलर्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सके। और दूसरी होती है इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं। जैसे कि हम डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो कि एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं। इसके अलावा अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट
फ्रीडम्स होती हैं, एक तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एक फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ये 3 वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये 2 तरीके हैं, डायमेंशन है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी को एनालाइज किया जा रहा है पिछले 8 सालों में, जिसको लेकर के यहाँ पर एक तो ये बोला जा रहा है कि जिस तरीके से हमारा पार्टीशन हुआ था वो रिलीजियस लाइन पे हुआ था, नो डाउट। अब रिलीजियस लाइन पे होने के चलते जो मुस्लिम्स इंडिया में रह गए थे उन मुस्लिम्स को बुरा ना लगे या उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ना लाया जाए, तो उस माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन की बात की जाती थी। ठीक है, आज हम 75 साल के हो गए हैं, तो आज की परिस्थितियां और उस टाइम की परिस्थितियों में रात दिन का अंतर है, इसमें कोई है ही नहीं। पर फिर भी रिलीजियस सेंसिटिविटीज़ को रखते हुए हमने सेक्युलरिज्म का आइडिया हमने अडॉप्ट किया था, राइट। इसके अलावा आर्टिकल 29, 30, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 रिलीजियस फ्रीडम की बात हमने कर दी थी। सेक्युलरिज्म वर्ड फिर 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड कर दिया था कि इंडिया सेक्युलर कंट्री है, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी है बहुत सारा गवर्नमेंट का कि CAA जो लाया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बोला उसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको हमें सिटीजनशिप देनी है, तो वो लोग वहाँ पर रिलीजियस लाइन ड्रॉ कर दी, जो कि एक सेक्युलर कंट्री के लिए ठीक बात नहीं है। इस तरीके से क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो मोटी मोटी चीज़ें एक बार नज़र डाल लेना, पॉलिटिक्स से दूर रहना भैया, ध्यान रखना। बीजेपी ने ये कहा, RSS ने ये कहा, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि क्या अच्छाइयाँ बीजेपी की हैं, क्या अच्छाइयाँ कांग्रेस की हैं, क्या दोनों की कमियाँ हैं, या जो भी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस की आजकल तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं, है कि नहीं। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ज़्यादा हमें जानना नहीं है, बस ये है कि हाँ वो क्या अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि कल को ने इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, पूछते हैं भाई, है ना। तो थोड़ा बहुत आप अपना बैलेंस व्यू दे सकते हो कि सर इस पॉलिटिकल पार्टी की ये अच्छाई है, इसकी ये है, इसकी ये है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप इम्पार्शियल मैनर में, या कहते हैं नॉन पार्टीशनशिप आप में आ जाएगी कि हाँ भाई हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है, हमें तो एथिकली देखना है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम कर रही है और कौन से काम उनके अच्छे हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कमियां भी पता होनी चाहिए, नो डाउट, ठीक है। काम करने के तरीके पॉलिटिकल लीडर्स के, ये भी आपको पता होने चाहिए। जब तक आप क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करोगे तब तक फिर वही बात, आपको 3 स्टेजेस क्लियर करनी होगी, तीसरे स्टेज में फंस जाओगे तो क्या मतलब है कि नहीं। आपको हॉलिस्टिक अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी ज़रूरी है। आप खुद को पॉलिटिक्स से आइसोलेट बिल्कुल करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ चले जाओ, आपको खतरे में डाल देगा। कुल मिला करके बैलेंस बना करके चलना है हमें, ओके। डिस्कशन यहीं ख़त्म है, थैंक यू वेरी मच।